नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहलगाम आतंक की घटना के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, इसलिए भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित किया है। मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि चाहे 1965 या 1971 का युद्ध हो या कारगिल संघर्ष, भारत ने हमेशा सिंधु जल संधि का सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बार बार की जा रही आतंकी हरकतों के बाद सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। यह केवल एक जल नीति का परिवर्तन नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। साथ ही केंद्रीय मंत्री शेखावत ने रॉबर्ट वाड्रा के उस बयान की निंदा की है जिसमें वाड्रा ने कहा था कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। केंद्रीय मंत्री का आतंक को लेकर आतंकी उस कायरता को लेकर जो हमला पहलगांव में देखने को मिला, उसको लेकर बयान सामने आया है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं, ये पाकिस्तान के लिए साफ संदेश है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ पाने के लिए निर्धारित 2 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की आवश्यकता जताई है। सीएम ने कहा कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा संबल बनी है। ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र नवविवाहित जोड़ों के 51,000 रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। 1 लाख रुपए की इस राशि में से 60,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में जमा किए जाएं और जबकि नवविवाहिता जोड़े को 25,000 रुपए के उपहार दिए जाने चाहिए। बाकी 15,000 रुपए वैवाहिक समारोह में व्यय किए जाएं। सीएम योगी ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वृद्धावस्था पेंशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र वृद्धजन पेंशन से वंचित ना रहे। योजना के और बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए। विक्रमादित्य स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने पत्रकारों से पहलगाम में हुए आतंकी हमलों को लेकर चर्चा की। और बॉर्डर सिक्योरिटी, इन दोनों मसलों पर पूरा भारत, पूरे पॉलिटिकल लोग एक हो जाते हैं। टेररिस्ट का सवाल हो, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा होता है। तो आखिरकार जिम्मेदारी तो सरकार की थी। और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, उन घटनाओं से क्यों नहीं सबक सीखा सरकार ने? पूर्व में भी सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, पूर्व में भी इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, पूर्व में भी बड़ी बड़ी घटना हुई हैं चुनाव से पहले। उन घटनाओं से सबक क्यों नहीं सीखा? और दुनिया में अगर इस तरह का संदेश जाएगा तो स्वाभाविक है भारत की छवि खराब होगी। हम लोग तो चाहते हैं कि टेररिज्म बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम लोगों तो उम्मीद और बढ़ी थी जब नोटबंदी का फैसला हुआ था, उससे भी ज्यादा उम्मीद तब बढ़ी थी जब 370 हटा था, और उससे भी ज्यादा उम्मीद इसलिए बढ़ी कि सब कुछ अपॉइंटमेंट उन्हीं के हैं, हर फैसला मनमर्जी से लिया गया है। जो फैसले वहां हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मनमर्जी से लिए, उसके बावजूद भी इतने लोग शहीद हो जाएं, इतने टूरिस्ट शहीद हो जाएं, इससे ज्यादा दुखद घटना कोई नहीं हो सकती। और जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। वो खो दिया तो अब हमारे से वो दूर चले गए। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है, हमारे पूरे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया का सवाल है। यहाँ के लोग
मिलकर के, साथ रह करके दुनिया के बराबर चलना चाहते हैं। ये सुझाव भी हमारी पार्टी की तरफ से होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टारगेटेड, सोशल मीडिया पर टारगेटेड और एनिमेशन के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी कि समाज में कैसे जहर घोलें या किसी लीडर के बारे में कितना गलत कह सकते हैं या तस्वीरें बनाने की बात, अगर वो भी चल रहा है तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है। जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो भी उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, जो घोर निंदनीय है। जब जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया है तो वो इतने अधिक लोगों की असामयिक मौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र की सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी बीभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने अगर पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले से ही सचेत, सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता था, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दुख दर्द समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला न बनाएं। यह असीम दुख की घड़ी है। इसको भाजपाई दिखावटी बैठकों से और झूठी संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य न करें। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के खिलाफ देश भर के करोड़ों लोगों के मन में उठ रहा गहरे दुख, रोष और क्रोध से भरा ये आक्रोशित सवाल गलत नहीं है कि अगर भाजपाई और उनके संगी साथी देश भर के पर्यटकों को जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध पहले से क्यों नहीं किए गए। जहां हमला हुआ वह स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था, बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था। तब ही तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं। ये भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरों में चलते हैं लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। अगर भाजपा सरकार ये बहाना करती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर दोयम दर्जे के सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र व युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वो क्षम्य नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का कोई भी दावा अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती है। जिस परिवार ने जो खो दिया सो खो दिया। सच तो ये है कि न तो देश की आजादी में भाजपाई और उनके संगी साथियों ने कोई योगदान दिया
न वो देश की आजादी को बचाने में कोई योगदान दे रहे हैं। लाख माफी गंवाने पर भी भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को न तो हमारे भारत देश का इतिहास माफ करेगा न भविष्य। दुख की इस घड़ी में हमारी सच्ची संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगांव में आतंकी हमले पर कहा कि इस घटना की न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। खासतौर पर भारत में यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है वो प्रभावी ढंग से आतंकवाद का निस्तानाबूद करेगी और कल इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, गृह मंत्री ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ की आतंकवाद और उग्रवाद के जो है खात्मे की नई पहले के साथ पूरा भारत आगे बढ़ रहा है। भारत को इस दुख की घड़ी में जो है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास रखना चाहिए। सीएम ने शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना। दुख की इस घड़ी में पूरा देश और इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है। पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खासतौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं,
आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में विकास कार्यों का शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस बेरहमी से आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों की हत्या की है, उससे पूरा देश दुखी है। पूरा देश इस दुखी घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।
सरकार भी यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है। वर्तमान में उपचाराधीन परिवार के सदस्य जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों, ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है, सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।
नमस्कार दोस्तों, आपने 1978